हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जिसको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ये सेगमेंट है पंचायती राज व्यवस्था। इसी पूरे टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें यह दिया हुआ, इसमें कह रहा है स्थानीय स्वशासन से क्या तात्पर्य है। तो ध्यान दीजिएगा, जो स्थानीय स्वशासन होता है उसका ये मतलब होता है कि जो निचले स्तर पर लोग हैं उनकी सहभागिता को बढ़ावा दिया जाए और उनकी सहभागिता के माध्यम से जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का लक्ष्य है उसको पूरा किया जाए। तो यही होता है स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारत में स्थानीय स्वशासन को किस वायसराय ने प्रारंभ किया था। तो इन वायसराय का नाम था लॉर्ड रिपन। कब प्रारंभ किया था? 1982 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है संविधान के किस भाग के अंतर्गत पंचायतों के बारे में उपबंध किया गया है। तो ये संविधान का भाग है भाग 9। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्थानीय शासन के अंतर्गत कौन कौन से निकाय सम्मिलित होते हैं। तो इनमें देखिए जो पंचायतें हैं और जो नगर पालिकाएँ हैं ये इसमें शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगले में कह रहा है किस संविधान संशोधन के तहत पंचायतों एवं नगर पालिकाओं को सम्मिलित किया गया था। तो देखिए जो पंचायतें हैं उनको सम्मिलित किया गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, और जो नगर पालिकाएँ हैं उनको 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए इनको शामिल किया गया था। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो पूछा जा रहा है कब लागू हुआ था। वो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू की थी। ये लागू की गई थी राजस्थान का एक नागौर जिला है वहाँ पर 2 अक्टूबर 1959 को। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कोई राज्य ग्राम पंचायतों का गठन कर सकता है। तो ये है अनुच्छेद 40, और ये अनुच्छेद 40 जो है क्या, अनुच्छेद 40 ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये आता है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है पंचायत के संबंध में प्रावधान किन अनुच्छेदों के अंतर्गत किए गए हैं। तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 का जो अड़ा सेक्शन है यहाँ तक पंचायतों के बारे में प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन के बारे में स्पष्ट प्रावधान किया गया था। तो ये था 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, इसी में ये प्रावधान किया गया था। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को पूर्णतया राज्य का विषय बना दिया गया था। तो ये अधिनियम था 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसी के जरिए जो स्थानीय स्वशासन था उसको पूर्णतया राज्य का विषय बना दिया गया था। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है पंचायत किस सूची का विषय है। तो ये राज्य सूची का विषय है। अगले में कह रहा है पंचायत व्यवस्था की मजबूती हेतु सर्वप्रथम किस समिति का गठन हुआ था। तो इस कमेटी का नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि गठित की गई थी 1956 में। अगला देखिए, अगले में कह रहा है बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया गया था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 1952 में। अगला कह रहा है बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। तो ये प्रस्तुत की थी 1957 में। अगला देखिए, अगले में कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना किसने प्रस्तुत की थी। तो ये प्रस्तुत की गई थी बलवंत राय मेहता के द्वारा। अगला देखिए, अगले में कह रहा है वर्तमान में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। तो देखिए इसमें ग्राम पंचायतें सम्मिलित होती हैं जो ग्राम स्तर पर होती हैं। क्षेत्र पंचायत जिसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक पंचायत कहते हैं, ये खंड स्तर पर होती हैं। तीसरी है जिला पंचायत जो कि जिला स्तर पर होती हैं। तो वर्तमान में यही 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्थाएं शामिल होती हैं। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है बलवंत राय मेहता समिति ने किन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो ये थी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इन्हीं 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। अगला देखिए, अगले में कह रहा है सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को संपूर्ण राज्य में लागू किया गया था। कब किया गया था। तो राजस्थान में, ये जो नागौर जिला है यहाँ से इसको स्टार्ट किया गया था और संपूर्ण राज्य में इसको लागू किया गया था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किस समिति ने, ध्यान दीजिए, किस समिति ने पंचायतों के 2 स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो ये थी अशोक मेहता समिति जो कि बनी थी 1977 में। अगला क्वेश्चन है विकास का मुख्य केंद्र बिंदु ग्राम न होकर जिला परिषद को मानकर उसे शक्तिशाली बनाने की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो ये समिति थी, इसका नाम था अशोक मेहता समिति। अगला देखिए, अगले में कह रहा है
अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज जो व्यवस्था है उसमें कह रहा है किन दो स्तरों की सिफारिश की थी, तो इसमें सिफारिश की गई थी जिला परिषद की और मंडल पंचायत की। इन्हीं दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मतलब सिफारिश इसमें की गई थी। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है क्षेत्र पंचायतों के लिए क्षेत्रों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। अगला कह रहा है खंड स्तर पर पंचायत समिति के गठन हेतु कितनी जनसंख्या का होना आवश्यक है? तो ये 20 लाख से अधिक जनसंख्या का होना आवश्यक है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 में हुआ था, इसके द्वारा पंचायतों को किस अनुसूची में रखा गया है? यह रखा गया है 11वीं अनुसूची में। अगला देखिए, अगले में कह रहा है पंचायतों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? यह किया गया है 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है पंचायतों में महिलाओं को कितना % जो आरक्षण है वो प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है 1/3 आरक्षण। अगला देखिए, अगले में कह रहा है अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों का पंचायत में आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया है? यह किया गया है जो 83वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में किया गया था। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों में कितने विषय सम्मिलित होते हैं? तो ये होते हैं 29 विषय। अगला देखिए, अगले में कह रहा है पंचायतों से संबंधित डॉक्टर GVK राव समिति का गठन कब किया गया था? यह किया गया था 1985 में। अगला है लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी जो बनी थी 1986 में, इसने क्या सिफारिश दी हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए इनकी सिफारिशों में पहला सिफारिश ये थी कि पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। दूसरी सिफारिश थी राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। तीसरी सिफारिश थी पंचायत जो हैं उनको करारोपण के अधिकार दिए जाएँ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है LM सिंघवी समिति की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1986 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में क्या कह रहा है? तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस समिति की सिफारिश पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो ये दिया गया था लक्ष्मीमल समिति, और जो PK थुंगा समिति 1988 में बनी थी, इसी के अकॉर्डिंग कहा गया था कि जो पंचायतें होंगी उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन द्वारा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दिया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस समय कार्यकाल था PV नरसिम्हा राव का। अगला देखिए, अगले में कह रहा है पंचायतों का, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है पंचायतों का चुनाव कौन करवाता है? तो ये करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है पंचायतों के निर्वाचन संबंधी निर्णय कौन लेता है? तो ये लेती है राज्य सरकार। अगला देखिए, अगले में कह रहा है संस्थान समिति किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय प्रावधान तथा उनके वितरण की समीक्षा से ये संबंधित है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है शादी कली, ध्यान दीजिएगा, जो शादी कली समिति थी उसने क्या सुझाव दिया था? तो उसने सुझाव दिया था कि जो राजस्थान सरकार है उसके द्वारा पंचायतों में सुधार के लिए इसने सुझाव दिया हुआ था। नाम है शादी कली कमेटी। इसने जो राजस्थान सरकार थी उसने इसमें राजस्थान की सरकार को इसने बताया था कि पंचायतों में क्या क्या सुधार करने हैं। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है इसमें यहाँ पे देखिए जो पंचायत संबंधी कुछ प्रमुख जो समितियाँ बनी थी वो कब बनी थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में ये पूछे जाते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो देखिए पहली समिति है, इसका नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी। ये गठित कब की गई थी? तो 1956 में, और रिपोर्ट इसने दिया हुआ था 1957 में। अगला देखिए, अगला है शादी कली, ये गठित की गई थी 1964 में। अगला है अशोक मेहता समिति, ये गठित की गई थी 1977 में, और इसने रिपोर्ट दी थी 1978 में। अगली थी GVK राव जो कमेटी थी वो बनाई गई थी 1985 में, और इसने रिपोर्ट दी थी 1986 में। अगला कह रहा है जो है LM सिंघवी, ये गठित की गई थी 1986 में। अगली थी थुंगन समिति, ये बनी थी 1988 में, और जो गाडगिल समिति थी वो भी 1988 में इसका गठन किया गया था। तो इतनी जो बातें हैं इनको आप लोग याद रखिएगा। अब अगला देखिए, अगला क्या है? तो देखिए अगले में कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिकरण किस प्रकार से हुआ, इसको जान लेते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने हेतु जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक था उसको लोकसभा में पेश किया था तथा पारित कर दिया गया लोकसभा में, परंतु राज्यसभा में पारित न हो सकने के कारण ये विधेयक जो था वो समाप्त हो गया था। उसके बाद पुनः जो प्रधानमंत्री VP सिंह की सरकार आई, उन्होंने 1990 में लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, लेकिन सरकार गिरने के साथ ही यह विधेयक समाप्त हो गया। उसके बाद आती है सरकार PV नरसिम्हा राव की। तो इसमें क्या होता है? तो देखिए जो PV नरसिम्हा राव हैं इनके कार्यकाल में एक बार फिर पंचायती राज के संवैधानिकरण है इसके मामले पर विचार किया गया, और सितंबर 1991 को
लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक पुनः प्रस्तुत किया गया। अंततः यह विधेयक 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में पारित हो गया और 24 अप्रैल 1993 से अस्तित्व में ये आया, अर्थात ये लागू हो गया था। अब अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस अनुच्छेद में ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 243 के का में। अगला कह रहा है पंचायतों के जो वित्तीय मामले हैं इनकी सिफारिश के लिए वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। ये कहाँ पे किया गया है, ये है अनुच्छेद 243 का झ। अगला क्वेश्चन कह रहा है पंचायतों का गठन व उनकी संरचना जो त्रिस्तरीय हैं उनका प्रावधान कहाँ पर किया गया है। इसका उपबंध किया गया अनुच्छेद 243 का जो खा है एवं अनुच्छेद 243 के गा में इनका प्रावधान किया गया है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में उपबंधित किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका अनुबंध किया गया है अनुच्छेद 243 का डी, जिसको घा भी कहा जाता है। अगला कह रहा है राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो ये करते हैं राज्यपाल। अगला है संविधान में पंचायतों के संबंध में प्रावधान किस वर्ष किया गया, ये किया गया है 1993 में। अगला कह रहा है भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है, ये है पश्चिम बंगाल। अगला देखिए, अगले में कह रहा है पश्चिम बंगाल में पंचायतों के जो 4 स्तर हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है अंचल पंचायत, तीसरा है आंचलिक परिषद और चौथा है जिला परिषद। तो ये जो 4 स्तर हैं ये पश्चिम बंगाल में गठित किए गए हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल जो है वो कब जोड़ा गया, ये जोड़ा गया था 1993 में। अगला है पंचायती व्यवस्था को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो इसको जो संविधान का जो 73वां संशोधन था उसी के जरिए इसको संगठित किया गया है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतें संगठित करने का निर्देश देता है, तो ये है अनुच्छेद 40। अगला देखिए, अगले में कह रहा है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया है, यह दिया गया है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अगला देखिए, अगले में कह रहा है कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने का अधिकृत है, तो यह है राज्य का विधानमंडल। कहने का मतलब ये है कि जो पंचायतें हैं उनमें अगर कोई उपबंध करना है उनकी संरचना में तो इसको कौन कर सकता है, तो ये कर सकता है राज्य का विधानमंडल। अगला क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, ये दी गई है अनुच्छेद 243 का जो जी है सेक्शन, उसमें यह प्रावधान किया गया है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो यह है अनुच्छेद 243 का 6। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर से देख लेते हैं एक बार। तो देखिए जो पंचायत की शक्तियाँ हैं, उनके प्राधिकार हैं, उनके जो उत्तरदायित्व हैं, इनका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 243 के 6 में। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो 73वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा किए गए प्रावधान क्या क्या थे, इसको देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। तो देखिए पहला इसमें प्रावधान था पंचायतों के नियमित चुनाव कराए जाएँ, ये पहला प्रावधान था। दूसरा प्रावधान था महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। तीसरा इसमें प्रावधान था राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों के फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण किया जाए, मतलब जो उनके फंड हैं उनको हस्तांतरित किया जाए। इसके अतिरिक्त इसमें प्रावधान था जो 11वीं अनुसूची है उसमें दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों की शक्तियों को अनिवार्य रूप से हस्तांतरण उनका किया जाए। इसके अतिरिक्त अगला प्रावधान था इसमें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से संबंधित योजनाओं को तैयार किया जाए। तो ये सारे इसमें प्रावधान किए गए थे। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए जो पंचायतों के जो 29 विषय हैं वो कौन कौन से विषय हैं, इसको भी जान लेते हैं क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए इनमें 29 विषयों में पहला विषय है कृषि एवं कृषि विस्तार, दूसरा है भूमि विकास, भूमि सुधार, भूमि संगठन जिसमें चकबंदी, भूमि संरक्षण, ये सारे उपाय आते हैं। तीसरा इसमें है लघु सिंचाई, जल प्रबंध और नदियों के मध्य भूमि है उसका विकास किया जाए। चौथा इसमें पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय तथा कुक्कुट पालन। पाँचवा है मत्स्य उद्योग। छठा इसमें सामाजिक वानिकी और जो फार्म वानिकी है इसमें ये प्रावधान किया गया है। सातवां इसका विषय है लघु वन उत्पत्ति। आठवां है लघु उद्योग जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी हैं। नौवां है खादी ग्राम उद्योग और जो कुटीर उद्योग हैं उनके बारे में। 10वां इनका विषय है ग्रामीण आवासन। 11वां है पेयजल। 12वां है ईंधन एवं पशुचारा। इसका 13वां नंबर कौन सा है, तो ये है सड़कें, पुल, तट हैं, जलमार्ग हैं तथा जो अन्य संचार के साधन हैं, ये इनके 13वें विषय हैं।
अगला है 14वां नंबर, इसमें कह रहा है ग्रामीण विद्युत, जिसमें विद्युत का वितरण सम्मिलित है, ये भी इसमें शामिल किया गया है। 15वां विषय है गैर परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत हैं। 16वां है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और 17वां है इसमें प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय सहित शिक्षा का प्रावधान करना। 18वां विषय है तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। 9वां है प्रौढ़, जिसको वयस्क कहते हैं, एवं अनौपचारिक शिक्षा। 20वां विषय है पुस्तकालय। 21वां है सांस्कृतिक कार्य। 22वां है बाजार और मेले। 23वां इसका देखिए विषय है स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय भी आते हैं। 24वां इसका है परिवार कल्याण। 25वां है महिला एवं बाल विकास। 26वां है सामाजिक कल्याण, जिसमें विकलांग व मानसिक रोग की समृद्धि भी सन्निहित है। इसके अतिरिक्त जो 27वां है उसको क्या है, तो 27वें में है कमजोर वर्ग की समृद्धि, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की समृद्धि की बात इसमें की गई है। 28वां विषय है सार्वजनिक वितरण प्रणाली और 29वां जो विषय है लास्ट है इसका, इसमें है सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख एवं सुरक्षा। तो ये जो 29 विषय दिए हुए थे इसको हम लोगों ने देखा। इसमें से ये याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट विषय हैं, कम से कम इनको याद रखिएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये सब एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है ग्राम सभा कहलाती है। ग्राम सभा क्या होती है इसको भी जान लीजिए। देखिए कह रहा है किसी ग्राम की जो निर्वाचक नामावली होती है उसमें दर्ज नामों वाले व्यक्तियों के समूह होते हैं। मतलब ग्राम जो सभा होती है उससे तात्पर्य ये होता है कि जैसे कोई ग्राम है, उसमें निर्वाचक जो नामावली है उसमें जितने भी लोगों का नाम दर्ज होता है वही ग्राम सभा कहलाती है। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है ग्राम पंचायत से क्या आशय है, तो ध्यान दीजिएगा ग्राम पंचायत से आशय होता है कि ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है ग्राम पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन कौन करता है, तो ये करती है ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है ग्राम पंचायत अध्यक्ष, जिसको हम लोग ग्राम प्रधान कहते हैं, या सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 21 वर्ष। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है ग्राम पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव कौन करता है, ये करता है ग्राम सभा के सदस्य। मतलब जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं इनका ये चुनाव करते हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है निचले स्तर पर लोकतंत्र का व्यवहारिक रूप दृष्टिगत है, ये कौन सा है, तो ये है पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें लोकतंत्र का जो व्यवहारिक रूप है वो दृष्टिगत इसमें होता है। मतलब जो निचला स्तर है उसमें इसमें पार्टिसिपेशन इसका दिया जाता है। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के अध्यक्षों का निर्वाचन कौन करता है, तो ये करता है क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के सदस्य। अगला देखिए, अगले में कह रहा है अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए पंचायतों में किस अनुपात में स्थान इनको आरक्षित किया गया है, तो उनकी जो जनसंख्या है उसी के अनुपात में ये जिनके जो पद हैं या जो स्थान है उनको आरक्षित किया गया है। मतलब उनकी जनसंख्या के आधार पर ये जो पद हैं वो आरक्षित किए गए हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायतों का गठन उस राज्य में कितनी जनसंख्या से कम होने पर गठित करने की आवश्यकता नहीं है, ये जनसंख्या है 20 लाख से कम। अगला है स्वतंत्रता पूर्व किन नगरों के लिए सर्वप्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के लिए। अगला देखिए, अगले में कह रहा है 3 महानगर जिनमें बम्बई, कलकत्ता और मद्रास है, इसके लिए नगर निगम की स्थापना किस चार्टर एक्ट के द्वारा स्थापित की गई थी, तो ये चार्टर एक्ट था 1793 का जो चार्टर एक्ट था उसी के तहत ये सारे जो स्थापना की गई थी। मतलब जो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगर निगम थे इनकी स्थापना इसी के तहत की गई थी। अगला देखिए, अगले में कह रहा है पंचायतों की संरचना के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसे दी गई है, ये दी गई है राज्य विधानमंडल को। अगला है पंचायतों का निर्वाचन किस विधि से कराए जाते हैं, ये कराए जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से। अगला है त्रिस्तरीय जो पंचायतें हैं उनका कार्यकाल क्या होता है, तो ये होता है 5 वर्ष। कह रहा है प्रथम अधिवेशन की तिथि से, मतलब जो प्रथम अधिवेशन होता है उसी की तिथि से 5 वर्ष जो है होता है इनका कार्यकाल होता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किसी पंचायत सदस्य के निर्वाचन की क्या अयोग्यताएं होंगी, तो ध्यान दीजिएगा आयु अगर 21 वर्ष से कम है तब इसकी मतलब अयोग्यता ये होगी। इसके अतिरिक्त कह रहा है विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अयोग्य होने पर इनको क्या किया जाएगा, जो संसद के सदस्य हैं उनकी निर्वाचन की अयोग्यता स्थापित की जा सकती है। अगला देखिए, अब अगला है राज्य वित्त आयोग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला इसमें क्वेश्चन है राज्य वित्त आयोग उपबंधित है, तो ये अनुच्छेद 243 का जो झ सेक्शन है उसमें राज्य वित्त आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला कह रहा है राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए करता है, ये करता है 5 वर्ष के लिए। ये बात याद रखिएगा, जो राज्य वित्त आयोग होता है उसका गठन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। अगला है राज्य वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसे देता है, ये देता है राज्यपाल को। अगला है
राज्यपाल राज्य वित्त आयोग की कार्यवाही ज्ञापन व सिफारिशें किसके समक्ष पेश करता है? ये करता है राज्य विधानमंडल के समक्ष। अगला है राज्य वित्त आयोग क्या क्या सिफारिशें देता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए इनकी सिफारिशों में पहली सिफारिश है पंचायतों को वित्तीय स्थिति में सुधार के संबंध में ये सुझाव देता है या सिफारिश देता है। दूसरा है राज्य द्वारा वसूले गए करों, शुल्कों, पथकर एवं फीसों के जो राज्य और पंचायतों के बीच वितरण है इनके संबंध में सिफारिशें दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो राज्य की संचित निधि है उससे पंचायतों के लिए जो सहायता अनुदान है इनके भी संबंध में सिफारिशें दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की अयोग्यताएं और उनके चयन की रीति, आयोग की संरचना, नियम आदि का उपबंध कौन करता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे उपबंध किए जाते हैं राज्य विधानमंडल के द्वारा। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अब राज्य निर्वाचन आयोग, ये सेगमेंट स्टार्ट हो जाता है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित किया गया है? यह किया गया है अनुच्छेद 243 के टा में। अगला कह रहा है निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? यह की जाती है राज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने का अधिकार किसके पास है? तो यह है राज्य विधानमंडल के पास। अगला है राज्य निर्वाचन आयुक्त को किस रीति से पद से हटाया जा सकता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जिस तरह से हटाया जाता है वही रीति राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में भी दी गई है। अगला देखिए अगले में कह रहा है पंचायतों के चुनाव का निर्णय कौन करता है? तो ये करता है राज्य सरकार। अगला है राज्य निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो ये एक संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यह उपबंध की पंचायतों के चुनाव संबंधी विवाद के विषय पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। किस अनुच्छेद में यह वर्णित किया गया है? यह वर्णित किया गया है अनुच्छेद 243 का जो अड़ा सेक्शन है उसमें ये बात कही गई है। अगला देखिए अगला है तो देखिए जहाँ पर पंचायत लागू नहीं है इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243 का जो अड़ा सेक्शन है उसमें यह बताया गया है कि किन किन जगहों पर जो पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं वो लागू नहीं हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए पहला इसमें पॉइंट ये कह रहा है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम ये सब जो राज्य हैं यहाँ पे ये पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। अगला कह रहा है भाग 9 की कोई बात संविधान जो अनुच्छेद 244 का खंड 1 है और जो खंड 2 है उसमें वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त देखिए अगला पॉइंट इसमें ये कह रहा है मणिपुर राज्य में ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पूर्व में ही जिला परिषद विद्यमान है वहाँ पर भी ये लागू नहीं होगा। अगला कह रहा है पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर पूर्व से ही दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय जो परिषद है वो विद्यमान है तो वहाँ भी ये प्रावधान लागू नहीं किए जाएंगे। अब अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगले में कह रहा है एकमात्र राज्य जहाँ पर अल्पसंख्यकों के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है वो है आंध्र प्रदेश। अगला है अगले में कह रहा है ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिन राज्यों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? तो यह है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो इन जगहों पर जो राज्य हैं उनमें महिलाओं को जो आरक्षण है वो 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है जो अनुच्छेद 243 का अड़ा सेक्शन है उसके अनुसार कह रहा है पंचायत चुनाव कितने वर्ष की अवधि में कराए जाते हैं? तो ये 5 वर्ष की अवधि में कराए जाते हैं। अगला है अनुच्छेद 243 का जो अड़ा सेक्शन है उसका तीसरा का जो खा पैरा है उसमें कह रहा है इसके अंतर्गत पंचायतों के भंग होने के कितने माह के अंदर निर्वाचन होना आवश्यक है? तो यह है 6 माह के अंदर। अगला देखिए अगले में कह रहा है किस अनुच्छेद के अधीन संसद को यह अधिकार प्रदत्त है कि वह विधि बनाकर पंचायत संबंधी विधान में वर्णित अनुसूचित तथा आदिवासी क्षेत्रों में भी लागू कर सकती है? तो ऐसा वर्णन किया गया है अनुच्छेद 243 का जो अड़ा सेक्शन का खंड 4 का जो खा सेक्शन है उसमें यह प्रावधान किया गया है। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है वे कौन से राज्य हैं जिनमें एक स्तरीय पंचायत अर्थात केवल ग्राम पंचायतों को अपनाया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम। तो यहाँ सब क्या है? तो यहाँ सब केवल एक स्तर की पंचायती व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है पेशा 1996 के बारे में। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो देखिए पेशा 1996 है क्या, इसको जान लेते हैं। तो देखिए जो अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 है इसी को पेशा नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या क्या प्रावधान बनाए गए हैं इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए पहला इसमें पॉइंट ये है कि सामाजिक आर्थिक विकास के कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को लागू होने से पूर्व ग्राम सभा की स्वीकृति लेनी होगी। तो जो पेशा बनाया गया है तो इसमें यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी सामाजिक आर्थिक विकास के कार्यक्रम बनाने हैं
तो इनको लागू करने से पूर्व जहाँ पे ये बनाए गए हैं पेशा अधिनियम, वहाँ की जो ग्राम सभा है उनसे स्वीकृति लेनी होगी। अगला इसमें पॉइंट कह रहा है ग्राम सभा की सिफारिश के बाद ही अनुसूचित क्षेत्रों में खनन आदि के जो लाइसेंस हैं वो प्राप्त हो सकेंगे। एक तरह से कहा जा रहा है कि ग्राम सभा को ज़्यादा इसमें पावरफुल इसके द्वारा बनाया गया है। अगला विषय में कह रहा है सभी ग्राम सभाओं को अपने परंपराओं, संस्कृति, सामुदायिक संसाधनों तथा झगड़ों आदि को सुलझाने एवं रक्षा करने का अधिकार भी होगा। अगला तो क्वेश्चन देखिए अगले में कह रहा है ऐसे राज्य जहाँ एक स्तरीय जनजातीय परिषद है किंतु वहाँ पंचायतों का गठन नहीं किया गया है, तो वो कौन कौन से हैं? तो वह है मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। अगला देखिए अगले में कह रहा है गोवा की जो त्रिस्तरीय पंचायतें हैं इनमें क्या क्या इनके नाम क्या क्या हैं? तो ये है पहला ग्राम पंचायत, दूसरा है तालुका समिति और तीसरी है जिला परिषद। अगला है द्विस्तरीय जो पंचायतें हैं इनका प्रावधान किन किन राज्यों में है? तो ये हैं असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक तथा हरियाणा। तो यहाँ पर द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए अगले में कह रहा है स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में किसे रखा जा सकता है? यह रखा जा सकता है जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंधन, जन उपयोगी सेवाएं। तो ये सब क्या है? तो ये सब स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में रखे जा सकते हैं। अगला देखिए अगले में कह रहा है भाग 9 के तहत पंचायतों में कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं? ये जोड़े गए हैं 16 अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस सूची में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? यह किया गया है राज्य सूची में। अगला कह रहा है पंचायत का समय पूर्व विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है? यह किया जा सकता है राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। अगला कह रहा है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति किस रूप में कार्य करती है? यह प्रशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कौन लाभ प्राप्त करने के पात्र हो जाते हैं या हो सकते हैं? तो किसी भी परिवार का वयस्क कोई सदस्य है तो इसका ये पात्र हो सकता है। अगला कह रहा है सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम कौन सा है? तो यह है राष्ट्रीय प्रसार सेवा जिसको NES कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगले में कह रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आय योजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये होती है ग्राम पंचायत की। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है सर्वप्रथम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा में 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 प्रस्तुत किया था? ये प्रस्तुत किया गया था राजीव गांधी जी के द्वारा। अगला देखिए अगले में कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा? तो ये वर्णन है अनुच्छेद 243 का टा सेक्शन है, मतलब इसको 4 भी कह सकते हैं, इसमें ये प्रावधान किया गया है। अगला देखिए अगले में कह रहा है उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो कुल जो स्थान है उनका 1/3 जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व रखी गई हैं। अगला है स्थानीय स्वशासन की सर्वोच्च व्याख्या यह की जा सकती है कि वह एक प्रयोग है। कैसा प्रयोग है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का यह एक प्रयोग है। अगला क्वेश्चन देखिए अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था एक पद सोपानिक संरचना न होकर किस प्रकार की व्यवस्था है? तो इसके बारे में कहा जाता है कि यह स्थानीय स्तर पर स्वशासन की एक इकाई है। इसके अतिरिक्त इसके बारे में कहा जाता है कि जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन जो है इसके भी ये एक व्यवस्था है। दूसरा का इसी में अगला कह रहा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भी एक तरह से ये कह सकते हैं व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त विकास में जन भागीदारी बढ़ाना। तो ये जो सारे उपबंध हैं ये सब किसके उपबंध हैं? तो ये सब व्यवस्थाएं हैं पंचायती राज व्यवस्था की। अगला देखिए अगले में कह रहा है ग्रामीण स्थानीय शासन का, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम है? तो यह है महात्मा गांधी का। अगला कह रहा है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। ये सबसे सिटुएबल परिभाषा, इसको आप लोग याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। अगला क्वेश्चन देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस प्रकार स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंताखेल कम हो गया है? जब 73वां संविधान संशोधन हुआ इसके द्वारा ये कार्य हो गया है। अगला कह रहा है अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या क्या हैं? तो ये जान लेते हैं जो जिला पंचायतें हैं जो उनके बारे में कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। तो देखिए इसमें पहला ये कह रहा है लघु जलाशयों की योजना बनाना। उसके अतिरिक्त दूसरा कार्य है समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना। अगला इनका कार्य है जनजातीय उपयोजनाओं
पर नियंत्रण रखना। इसके अतिरिक्त अगला कार्य है राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य। तो ये सारे इनके कार्य हैं या इनके ये विषय हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है तृणमूल लोकतंत्र से क्या संबंधित है, मतलब तृणमूल लोकतंत्र से क्या संबंधित है। तो ये है पंचायती राज व्यवस्था पद्धति। अगला देखिए, अगले में कह रहा है उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष को कौन निर्वाचित करता है। तो ये जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं अपनों में से ही किसी को, जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है उसको ये चुनते हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का प्रावधान कौन करता है। ये करता है संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 में किया गया था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है पंचायत समिति, जिसको हम लोग क्षेत्र पंचायत भी कहते हैं, कि सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं। तो ये प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अब ये था जो ग्राम पंचायतों को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग नगर पालिकाओं से संबंधित जो नगरीय स्वशासन है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। इसके बाद जो ये टोटल चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं नगर पालिकाओं के बारे में। तो देखिए, पहला इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है नगर पालिकाओं को कानूनी रूप से दर्जा करने के लिए सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा में 65वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 प्रस्तुत किया था, जो राज्यसभा में पास नहीं हो सका। तो ये प्रयास किया था राजीव गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है वह स्थान जिसमें 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र व एक या एक से अधिक जिले समाविष्ट हैं और जो 2 या 2 अधिक नगर पालिकाओं या पंचायतों या अन्य संलग्न क्षेत्रों से मिलकर बनता है तथा जिसे राज्यपाल इस भाग के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करें, वो क्या कहलाता है। तो उसको कहा जाता है महानगर क्षेत्र। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसे वार्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये वार्ड याद रखिएगा, वार्ड क्या है। तो जो प्रत्येक नगर पालिकाएँ होती हैं उनके जो क्षेत्र हैं उनको प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, इसी को वार्ड नाम से जाना जाता है। अगला इसी में कह रहा है नगर पालिकाओं की संरचना किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है। तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 243 का जो द है सेक्शन, उसमें ये वर्णन किया गया है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है संविधान के किस उपबंध के अधीन किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिकाओं के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त सभी विषयों से संबंध में उपबंध कर सकेगा। तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 का या। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान किया गया है। यह किया गया है जो भाग 9 का है वहाँ पे यह प्रावधान हुआ है। अगला कह रहा है किन अनुच्छेदों के तहत नगर पालिकाओं का वर्णन है। तो यह है अनुच्छेद 243 का जो ता है। इसके अतिरिक्त 243 का जो या और छा सेक्शन है उनमें नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में क्या है। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है नगर पालिकाओं का प्रावधान संविधान के किस संशोधन द्वारा उपबंधित किया गया है। यह किया गया है 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है ब्रिटिश शासन काल में नगरीय शासन व्यवस्था का सर्वप्रथम उदाहरण जिसे कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी कहाँ पर मिलता है। यह मिलता है मद्रास नगर निगम, जो कि 1688 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन आदि ने नगर पालिकाओं में प्रवेश किया था। यह था 1919 का भारत शासन अधिनियम। अगला कह रहा है भाग 9 का जो है उसके अंतर्गत नगर पालिकाओं में कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं। ये जोड़े गए हैं 18 अनुच्छेद। अगला देखिए, अगले में कह रहा है नगर स्वशासन, ध्यान दीजिएगा, नगरीय स्वशासन हेतु 74वें संविधान संशोधन द्वारा किस त्रिस्तरीय नगर पालिका का गठन किया गया है। तीन में है नगर पंचायत, दूसरा है नगर पालिका और तीसरा है नगर निगम। अगला देखिए, अगले में कह रहा है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 में हुआ था, इसके द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। ये जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची। अगला है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को किस राष्ट्रपति ने अनुमोदित किया था। तो किया था डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने। किसने? शंकर दयाल शर्मा ने। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है नगर पालिकाओं हेतु जो 74वां संविधान संशोधन है किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। अगला है नगर पालिका के सदस्यों का चुनाव किस विधि से होता है। ये होता है प्रत्यक्ष रूप से। अगला देखिए, अगले में कह रहा है नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितना % जो स्थान है वो आरक्षित किया गया है। तो कुल स्थानों का 1/3 भाग इनके लिए आरक्षित किया गया है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत नगर पालिकाओं में आरक्षण का प्रावधान है। तो यह है अनुच्छेद 243 का ना सेक्शन। अगला कह रहा है राज्य विधानमंडल जो है वो किन को नगर पालिका का पदेन सदस्य बनाने हेतु
बनाने के लिए उपबंध बना सकती है। तो ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को। अगला देखिए, अगले में कह रहा है नगर नगर प्रशासन जो है, नगर प्रशासन विषय के संबंध में प्रावधान हेतु संविधान में किस अनुसूची का सृजन किया गया है? ये किया गया है 12वीं अनुसूची का। अगला कह रहा है नगर पालिका का कार्यकाल जो प्रथम अधिवेशन की तिथि से कितने वर्ष निर्धारित है? तो ये 5 वर्षों तक निर्धारित है। अगला है नगर पालिकाओं के गठन व संरचना के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में उपबंधित हैं? तो ये है क्रमशः 243 का जो था सेक्शन है और जो 243 का द सेक्शन है, उनमें ये प्रावधान उपबंधित किए गए हैं। अगला देखिए, अब अगला है नगर पालिकाओं के गठन संबंधी कुछ तथ्य हैं, इनको देख लेते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट कह रहा है त्रिस्तरीय नगरीय शासन में प्रत्येक राज्य में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम का गठन किया जाएगा। अगला इसी में पॉइंट है नगर पंचायत, ध्यान दीजिएगा, जो नगर पंचायत है उसका गठन वहाँ पर होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। अगला कह रहा है नगर पालिका परिषद गठन छोटे नगरीय क्षेत्रों में होगा। अगला कह रहा है नगर निगम का गठन जो होगा वो बड़े नगरों में होगा। इसके अतिरिक्त अगला इसी में कह रहा है ऐसे नगरीय क्षेत्र जिसे राज्यपाल द्वारा औद्योगिक नगरी या क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, उसे कह रहा है उसे नगर पालिका का गठन नहीं किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई नगर है जिसे राज्यपाल के द्वारा औद्योगिक नगरीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, तो उसको नगर पालिका का गठन वहाँ पे नहीं किया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए, अगले में कह रहा है नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? इनको दिए गए हैं 18 विषय। अगला देखिए, अगले में कह रहा है नगर पालिका क्षेत्रों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसी को वार्ड नाम से जाना जाता है। अगला है वार्ड समिति के गठन के लिए किसी नगर पालिका की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 3 लाख या उससे अधिक। अगला देखिए, अगले में कह रहा है वार्ड समितियों का गठन किस प्रकार होता है? तो ये होता है प्रादेशिक क्षेत्र के अंदर एक या अधिक वार्डों को मिलाकर। अगला देखिए, अगले में कह रहा है भारत में कितने प्रकार के नगर क्षेत्रों के लिए स्थानीय निकायों का सृजन किया गया है? ये 8 प्रकार के निकायों का सृजन किया गया है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है स्थानीय सुशासन के अंतर्गत 8 प्रकार के नगर निकायों के नाम बताने हैं। तो पहला है नगर पालिका, दूसरा नगर निगम, तीसरा है अनुसूचित क्षेत्र समिति, चौथा है नगरीय क्षेत्र समिति, इसके अतिरिक्त है छावनी बोर्ड, उसके अतिरिक्त है टाउनशिप, उसके अतिरिक्त है बंदरगाह न्यास और लास्ट है 8वां है जो वो है विशेष उद्देश्य एजेंसी। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है राज्यपाल किसी क्षेत्र को संक्रमण क्षेत्र, लघु शहरी क्षेत्र अथवा बृहद शहरी क्षेत्र किन कारकों के आधार पर विनिर्दिष्ट कर सकते हैं? तो उनमें क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या घनत्व कितना है और आर्थिक महत्व उनका क्या है और जो कृषि कार्यों में रोजगार का परसेंट है वो क्या है। तो इन्हीं सब आधारों पर इनको निर्धारित किया जाता है। अगला कह रहा है 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है जो नगर पालिकाओं से संबंधित है, ये कब प्रभाव में आया था? ये प्रभाव में आया था 1 जून 1993 को। अब जो अनुसूची 12 है उनमें जो नगर पालिकाओं की 18 विषय दिए हुए इनको देख लेते हैं कौन से विषय हैं इसमें शामिल। तो देखिए, पहला विषय है नगरीय नियोजन, जिसमें नगर योजना शामिल होती है। दूसरा है भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण। अगला है आर्थिक और सामाजिक विकास योजना, इसके अतिरिक्त है सड़कें एवं पुलें। अगला है घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय हैं वो। इसके अतिरिक्त लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंधन ये भी हैं। अगला है अग्निशमन योजना। अगला है नगर वानिकी, पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि। अगला है समाज के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण करना, मानसिक रोगी व जो विकलांग सहित हैं इनमें से सभी वर्गों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त देखिए जो गंदी बस्ती सुधार और उन्नयन है ये भी इसमें शामिल है। अगला है नगरीय निर्धनता उन्मूलन। अगला है नगरीय सुख सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान, खेल और मैदानों की व्यवस्था करना। ये सारे क्या हैं, ये सब नगर पालिकाओं में शामिल हैं। अगला है सांस्कृतिक, शैक्षिक और जो सौंदर्य पक्षायाम है इसमें अब वृद्धि की गई है। अगला है शवगाड़ना तथा शवदाह, दाह क्रिया व शमशान और विद्युत शवदाह, इन सब की स्थापना की बात इसमें की गई है। अगला है काजी हाउस, पशुओं की प्रति क्रूरता का निवारण। तो ये सारे नगर पालिका के विषय हैं। अगला है जो 16वां है वो है जन्म व मृत्यु से संबंधित महत्वपूर्ण जो सांख्यिकी हैं ये भी इसका विषय है। अगला है जन सुविधाएं, जिनमें मार्गों पर विद्युत व्यवस्था, पार्किंग स्थल, बस स्टैंड तथा जन सुविधाओं सहित इसमें ये जो 17वां विषय है वो नगर पालिका में शामिल है। 18वां जो लास्ट विषय इसका इसमें यह है कि वधशालाओं और चर्म शोधनशालाओं को विनियमित करना या उसका विनियमन करना। तो ये सारे कार्य हैं नगर पालिकाओं के। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है।
तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा स्थानीय सुशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया था। तो ये था 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसके द्वारा। अगला कह रहा है यदि किसी नगर पालिका का विघटन 5 वर्षों की अवधि से पूर्व हो जाता है तो ऐसी स्थिति में 6 महीने के भीतर पुनः निर्वाचन करवाना होगा। अतः पुनः निर्वाचित नगर पालिका की समयावधि कितनी होगी। तो जो शेष बची अवधि होगी उसी के लिए ये चुनाव किया जाएगा, ना कि जो 5 वर्ष है उसके लिए किया जाएगा। ये बात आप लोग याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है नगर पालिका अधिनियम 1916 जो 1916 संशोधित है, उसमें कह रहा है उसके प्रावधानों के तहत वर्तमान में उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो अपने नगर क्षेत्र की जो निर्वाचित सूची है उसमें सम्मिलित सभी निर्वाचकों के द्वारा। इसके अतिरिक्त अपने नगर क्षेत्र जो हैं उनके वार्डों के निर्वाचकों में से भी ये सब चुने जाते हैं। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है किसी राज्य में, ध्यान दीजिए, कह रहा है किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए कौन सक्षम है। तो यह संबंधित राज्य का राज्यपाल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। देखिए कह रहा है जब किसी राज्य में नगर पालिका की अगर सीमा क्षेत्र है उसमें कुछ अधिसूचित करना है तो ये कौन करेगा, तो ये करेगा संबंधित राज्य का राज्यपाल। अगला है नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु भारत की जनगणना के अनुसार क्या इसमें वर्णित है। तो देखिए जो नगर पालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड अथवा अधिसूचित एरिया होंगे ये कमेटी के अंतर्गत हों तो इनको इसमें ये वर्णन किया गया है, मतलब ये जनगणना में शामिल किया जाएंगे। इसके अतिरिक्त देखिए कहा जा रहा है कि जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो। इसके अतिरिक्त इसमें कहा जा रहा है कि जहाँ जनसंख्या का घनत्व तो कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। तो ये सारे प्रावधान इसमें वर्णित होने चाहिए, तभी इसको इसमें शामिल किया जाएगा। अब अगला देखिए अगले में क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांत के विषय में संस्तुति करता है। तो ये करता है राज्य वित्त आयोग। कौन करता है, राज्य वित्त आयोग ये संस्तुति करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में तथा राज्यों के स्थानीय निकायों के संसाधनों को अनुपूरित करने के लिए संघीय वित्त आयोग की भूमिका होती है या नहीं। तो इसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला देखिए अगले में कह रहा है यदि कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर निगम परिषद में चुने जाने का इच्छुक है तो उसका नामांकन के लिए क्या शर्त होनी चाहिए। तो उसका नाम कह रहा है मतदाता सूची में सम्मिलित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए कौन उत्तरदायी है। तो ये है राज्य वित्त आयोग। अगला है जिले की पंचायतें एवं नगर पालिकाओं द्वारा तैयार योजना को संगठित करना एवं जिला स्तर पर विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार करने का ये कार्य किसका होता है, ये होता है जिला योजना समिति का। अगला देखिए अगले में कह रहा है जिला योजना समिति का गठन एवं उनके संबंधित प्रावधानों का उपबंध कौन करेगा, ये करेगा राज्य विधान मंडल। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिला पंचायत और नगर पालिका में जो नगर पालिका है उसके कितने सदस्य जिला योजना समिति के सदस्य के रूप में चुने जाएंगे। तो इसके 4/5 जो सदस्य हैं वो चुने जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए अगले में कह रहा है प्रत्येक महानगरीय क्षेत्रों में विकास योजनाओं के प्रारूप में जो प्रारूप होते हैं उनको कौन तैयार करता है। तो ये महानगरीय योजना समिति ये तैयार करती है। अगला है नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य एवं पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने ही में से कितने सदस्यों को महानगर योजना समिति के लिए चुना जाता है। तो ये 2/3 सदस्यों को क्या किया जाता है, चुना जाता है। कितने सदस्य, तो जो 2/3 सदस्य होते हैं उनको चुना जाता है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है नगर निगम में 3 प्राधिकरणों के नाम क्या हैं। तो इसमें है, ध्यान दीजिए, कह रहा है नगर निगम में 3 प्राधिकरणों के नाम क्या है। तो इनमें परिषद शामिल होता है। अगला कह रहा है लास्ट क्वेश्चन जो इसका, इसमें कह रहा है परिषद का प्रमुख कौन होता है। तो ये होता है महापौर।